हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यानों में हम गुप्तकाल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर रहे थे। हमने गुप्तकाल की जो सभ्यता और संस्कृति के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसका अध्ययन किया और हमने देखा कि गुप्तकाल में जो सभ्यता और संस्कृति के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें हमें अभूतपूर्व प्रगति दिखाई देती है। और इस काल में जो ब्राह्मण धर्म है या जिसको हिंदू संस्कृति कहें, वो अपनी उन्नति की जो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और गुप्त काल के अंदर है वो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर है वो प्रगति हमें दिखाई देती है। तो इस कारण से है कुछ इतिहासकार हैं वो गुप्त काल को है वो स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे क्लासिकल युग कहते हैं और इसकी तुलना है वो पेरिक्लिस युग से वो करते हैं। तो हमें ये विश्लेषण करना है कि क्या वास्तव में है वो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल था क्या। कुछ इतिहासकार तो इसे भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के नाम से भी जानते हैं। तो हमें इस बात का विश्लेषण करना है कि वास्तव में गुप्त काल स्वर्ण काल था क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वर्ण काल से हमारा तात्पर्य है वो उस युग से है या उस काल से है जिस काल के अंदर जीवन के हर क्षेत्र के अंदर है वो उन्नति हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, कला का हो, स्थापत्य कला का हो, धर्म हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हो। और वहाँ पर राजनीतिक विसंगतता के स्थान पर है वो राष्ट्रीय एकता स्थापित हो और आर्थिक दृष्टि से वह देश वह क्षेत्र है वो समृद्ध हो, वहाँ समृद्धि हो और वह जन सामान्य के अंदर है वो अस्पृश्यता का कोई भाव नहीं हो, शांति हो। तो इस दृष्टि से इन पैरामीटर्स के आधार पर है उस काल को है वो हम स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं। अब हमारा ये प्रश्न उठता है कि क्या गुप्त काल के अंदर ये सभी चीज़ें विद्यमान थी क्या। तो गुप्त काल में इन चीज़ों का जब हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो हमें गुप्त काल के अंदर है वो स्वर्ण युग के जो तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से वो परिलक्षित होते हैं और हमें लगता है कि वास्तव में गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। जहाँ तक हम गुप्त काल जो है उसको यदि हम राजनीतिक व्यवस्था, गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि गुप्त जो शासक हैं उन्होंने है वो मौर्य काल के पश्चात है जो भारत के अंदर राजनीतिक अव्यवस्था स्थापित हो गई थी, राजनीतिक विशृंखलता स्थापित हो गई थी, उसको समाप्त कर करके है गुप्त शासकों ने है वो पहली बार मौर्यों के पश्चात है भारत के अंदर एक 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 एक, एक विस्तृत जो राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। न केवल एक विस्तृत राज्य स्थापित करने का प्रयास किया अपितु उन्होंने जो विदेशी शक्तियाँ थी उस समय की जो शक हूण है वगैरह है उन विदेशी शक्ति को पराजित कर करके है भारत की जो राष्ट्रीयता है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। तो एक तरह से हम देखते हैं कि मौर्यों के पतन के पश्चात पहली बार भारत के अंदर इतनी व्यापक स्तर पर राजनीतिक एकता स्थापित हुई। और गुप्त साम्राज्य को हम देखते हैं तो गुप्त साम्राज्य किस प्रकार है उत्तर के अंदर हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो इस एक विशाल एक एकड़ जो साम्राज्य है वो गुप्तों ने स्थापित किया। न केवल इतना विशाल राज्य था अपितु गुप्त शासकों के नियंत्रण के अंदर है वो सुदूर दक्षिण उनके अंतर्गत आता था और एक तरह से दक्षिणापथ में भी उन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। तो एक तरह से गुप्त सम्राटों ने संपूर्ण जो देश है उसमें एकछत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी पराक्रम और वीरता के बल पर उन्होंने है भारत को है वो एकता के सूत्र में बांधा। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो गुप्त शासकों ने जो भारत को राजनीतिक एकता में बांधा उसके कारण से भारत को उस काल के अंदर गुप्त काल के अंदर भौतिक और नैतिक उन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल था, राजनीतिक एकता की दृष्टि से है, पैरामीटर की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था। गुप्त शासक थे उस काल के अंदर जो महान शासकों का उदय हुआ और अनेक महान शासक हुए और जिन्होंने एक तरह से क्या है कि अपने 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 योग्यता के बल पर है वो एक तरह से क्या है कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की अपितु एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। और एक प्रकार से क्या है कि उनका जो विदेशी शक्तियाँ, हूण जैसी विदेशी शक्तियाँ, शक जैसी विदेशी शक्तियाँ उनको पराजित किया। किस प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड ने है गुजरात और काठियावाड़ में शकों का उन्मूलन किया और किस प्रकार स्कंदगुप्त है उन्होंने जो बर्बर हूण जाती थी उसको पराजित कर करके गुप्त साम्राज्य को है वो एक तरह से हूणों के जो क्रूर और बर्बर आक्रमण है उससे वो रक्षा की।
तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो काल था, एक महान सम्राटों का काल था, जिनको अंदर राष्ट्रीयता की भावना वो कूट कूट करके भरी हुई थी। तो इस दृष्टि से मैं गुप्त काल को है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वर्णकाल कह सकते हैं। गुप्त काल को यदि हम प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें कि गुप्त शासकों ने है वो मौर्यों के पश्चात है भारत के अंदर एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है वो स्थापित की, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था वो उदार और लोक कल्याणकारी थी। इसकी पुष्टि हमें एक तरह से क्या है कि फायान के विवरण से मिलती है, और फायान ये कहता है कि वह अपने जो भ्रमण काल के अंदर है जहाँ जहाँ की यात्रा की वहाँ उसे किसी प्रकार की है वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लूट का शिकार नहीं होना पड़ा। और गुप्त शासक है उन्होंने कड़े जो दंड विधान है उनको है एक तरह से जो पहले से प्रचलित थे उनको उदार बनाया और मृदु बनाया, मृत्युदंड को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसके पश्चात भी गुप्त काल के अंदर अपराध नहीं होते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में तो ये मिलता है कि कोई भी व्यक्ति है वो दुखी और दरिद्र नहीं था, व्यसनी नहीं था, लोभी नहीं था, पीड़ित नहीं था। लगता है कि इस युग में शांति और व्यवस्था स्थापित थी। तो शांति और जो का काल था जिसकी पुष्टि है वो जो 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 आपके स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और फायान के विवरण से भी मिलता है। और कालिदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो उपवन है उसमें सोती हुई जो 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 सुंदरियाँ थी उनको उनके वस्त्रों को वायु तक स्पर्श नहीं कर सकती थी। इसका कहने का मतलब है स्त्रियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित थी इस काल के अंदर है। चाहे वो जो बालाएं हैं वो आभूषण पहने हुए हो, उनको चुराने का कोई साहस नहीं कर सकता था। एक तरह से गुप्त काल के अंदर है वो जो पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था है उससे प्रजा दुखी नहीं थी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रजा का जीवन सुखी था, सुविधापूर्ण था। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गुप्त काल था, स्वर्णकाल था, क्योंकि जनता एक तरह से सुखी थी, समृद्ध थी। हालांकि कुछ इतिहासकार हैं वो एक तरह से रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार हैं वो उस पर आरोप लगाते हैं कि उस चांडालों की स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, और चांडालों जब प्रवेश करते थे नगर के अंदर तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको लकड़ी बजाते हुए वो चलना पड़ता था। वहाँ तक आर्थिक दृष्टि से यदि गुप्त काल को समृद्ध काल कह सकते हैं। हालांकि उत्तर गुप्त काल के अंदर है वो नगरों के पतन से ये परिपुष्ट होता है कि उस समय नगरों का जो पतन प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी है गुप्त काल के अंदर है वो जीविका का प्रमुख स्रोत है वो कृषि था, और एक तरह से कृषि की उन्नति पर है वो गुप्त शासकों ने विशेष रूप से ध्यान दिया। कालिदास के विवरण से ये पता चलता है कि इस समय धान और ईख की खेती प्रचुरता से होती थी, और व्यापार वाणिज्य है वो उन्नति पर था। हालांकि इस समय व्यापार वाणिज्य उत्तर गुप्त काल में उसका हाथ दिखाई देता है, लेकिन इस काल में श्रेणियाँ हैं उसका विकास हो चुका था। श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे, और वो समाज के अंदर है वो जो आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसमें श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काल के अंदर पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, बंढोज, दसपुर जैसे व्यापारिक केंद्र थे। विभिन्न प्रकार के जो सामुद्रिक व्यापार के लिए बंढोज और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह थे। स्थल और जल दोनों प्रकार का व्यापार होता था। कालिदास के अनुसार चीनी रेशम जो बस्तर है जिसको चीनासुक कहा जाता था उसका व्यापार होता था। जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था के अंदर था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गुप्त काल है वो आर्थिक दृष्टि से एक तरह से हम इसको समृद्धि का काल है वो हम कह सकते हैं। अपितु यद्यपि उत्तर जो एक तरह से गुप्त काल के अंदर है उसमें जो श्रेणियों के जो पलायन से हमें जो पता चलता है रेशम बुनकरों की श्रेणी किस प्रकार है वो जो दसपुर की तरफ है वो रवाना होती है और अपने व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय को अपना लेती है। लेकिन ये उत्तर गुप्त काल के अंदर में देखने को मिलता है। गुप्त शासक धार्मिक शिशुण थे। इसकी पुष्टि इससे होती है कि गुप्त शासक यद्यपि उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और एक तरह से भागवत धर्म को प्रोत्साहन दिया, राजकीय धर्म बनाया, लेकिन उसके पश्चात भी क्या था कि अन्य धर्मों के प्रति भी उन्होंने क्या है कि सहिष्णुता की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त सेकंड का जो मंत्री वीरसेन शैव था और जो बौद्ध धर्म भी इस समय एक तरह से बौद्ध धर्म को भी एक तरह से क्या है कि प्रश्रय वो दिया गया। तो सभी धर्मों बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सभी धर्म इस काल में प्रफुल्लित एक तरह से क्या है कि का अस्तित्व हमें दिखाई देते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और उससे संबंधित जो वैष्णव, शैव और पौराणिक परंपराओं के उत्थान के साथ साथ है वो बौद्ध जैन धर्म का अस्तित्व ज्ञात होता है। और मुख्य बात यह है कि विभिन्न धर्मों के अंदर धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के साथ साथ है
तत्कालीन शासकों के द्वारा जो उदार जो दृष्टिकोण है वो स्वर्णयुग को है वो परिलक्षित है वो करता है। तो इस काल के अंदर क्या है कि जो पहली बार जो हमें मंदिर निर्माण की जो परंपरा है वो दिखाई देती है। मूर्तिकला चित्रकला अपने स्वाभाविक रूप से विकसित होती हुई दिखाई देती है। जहाँ मूर्तिकला में भारतीयकरण है वो सुंदरी की अभिव्यक्ति है, आध्यात्मिकता के अंकन है और भावों का जो प्रस्तुति की दृष्टि से एक उल्लेखनीय माना जा सकता है। चित्रकला में अजंता और बाघ की जो भित्ति चित्र है के रूप में हमें ज्ञात मिलते हैं, जहाँ पर जो रंगों का सुंदर समन्वय हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र के अंदर क्या है कि यदि हम गुप्त काल के अंदर जो कला के साथ साथ यदि विज्ञान की हम बात करें तो इस काल के अंदर आर्यभट्ट है, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ है वो हमें दिखाई देते हैं। और किस प्रकार आर्यभट्ट ने ये खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी पे परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। विभिन्न षड दर्शनों का विकास इस समय होता है और इस समय संस्कृत जो एक तरह से जो साहित्यिक विकास की दृष्टि से है वो संस्कृत को राजकीय भाषा का जो दर्जा मिला और इस तरह से साहित्य विपुल साहित्य इस काल में हमें दिखाई देता है। इस काल के अंदर है वो हरिसेन है, वीरसेन है, वत्सबेटी, कालिदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाखदत्त अनेक विद्वान और साहित्यकार जिन्होंने विभिन्न साहित्यिक कृतियों का सर्जन कर साहित्यिक विकास का जो मार्ग है वो एक तरह से प्रशस्त किया। और इस तरह से हमने कहा कि हमने देखा कि गुप्त काल के अंदर जो श्रेणियाँ हैं उनकी गतिविधियों के कारण से आंतरिक और बाह्य व्यापार है संबंधी साक्ष्य में मिलते हैं। विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण है और एक तरह से जो विपुल साहित्य का सर्जन है वो एक आर्थिक संपन्नता का जो प्रतीक है वो कहा जा सकता है। कालिदास की रचना न केवल भारतीय साहित्य में विश्व साहित्य के अंदर अमूल्य विरासत है वो मानी जाती है। जैसे मैंने बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक हुए जिसके कारण से है वो विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर विकास हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर जहाँ राजनीतिक न केवल राजनीतिक एकता स्थापित हुई अपितु गुप्त सम्राटों ने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की, शेष शासन व्यवस्था स्थापित की। हालांकि शासन के अंदर जो आपके विभिन्न नियम जो कानून है उनका संहिताकरण है, सबसे पहले है वो पृथक्करण है, उनका विभाजन हमें जो 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 दीवानी और फौजदारी जो नियम है उनका सर्वप्रथम पृथक्करण है वो हमें एक तरह से गुप्त काल में दिखाई देता है। आर्थिक समृद्धि में दिखाई देती है, धार्मिक सहिष्णुता में दिखाई देती है, साहित्य कला विज्ञान का चरमोत्कर्ष काल हमें दिखाई देता है। और न केवल भारतीय संस्कृति का उत्थान का काल था, अभी तो भारतीय संस्कृति का जो विदेशों में जो प्रसार है वो भी हमें इस काल के अंदर दिखाई देता है। क्योंकि गुप्त जो एक तरह से गुप्त शासक हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो भाग है जहाँ पर पहले से ही जो उपनिवेश स्थापित है वहाँ पर एक तरह से भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में गुप्त शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्योंकि कालिदास की रचनाओं में हमें इन विभिन्न द्वीपों की जानकारी हमें मिलती है। तो इस काल के अंदर क्या है कि जो फायान जैसे विदेशी यात्री है वो भारत के अंदर आते हैं और तिब्बत, कोरिया, जापान और फिलीपीन जैसे देशों के अंदर है वो भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है, जिससे भारत को है वो गौरवान्वित करने का कार्य गुप्त शासकों ने किया। तो इसके साथ साथ साहित्य की प्रगति में हमने कहा कि इस काल के अंदर है वो साहित्य के अंदर उल्लेखनीय प्रगति है वो होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर है वो जीवन के विभिन्न पक्षों का जो सम्यक जो अनुशीलन जब हम करते हैं तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं गुप्त काल स्वर्ण काल था। लेकिन कई ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं जो कि गुप्त काल के स्वर्ण काल पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे सामंतवाद का प्रारंभ है इस काल के अंदर, जो एक तरह से जो सामंतवाद का जो विस्तार है इस काल में दिखाई देता है। हालांकि सामंतवाद का प्रारंभ है वो उत्तर मौर्य काल में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसका विस्तार है वो गुप्त काल में दिखाई देता है। दास प्रथा और जो बेगार प्रथा जिसको विष्टि कहा जाता था, और इस काल के अंदर विभिन्न जातियों का जो उदय है जिसको जातिगत जटिलता या विषमता हम कह सकते हैं, और स्त्री की स्थिति के अंदर जिस प्रकार इसमें गिरावट आती है। सती प्रथा जो भानुगत के ऋणबलेख के अंदर हमें मिलती है, और बाल विवाह पर्दा प्रथा का जो अस्तित्व है, और फायान के द्वारा जो चांडालों की स्थिति का जो उल्लेख करता है, जिसके अनुसार चांडालों को नगर में प्रवेश करते वक्त है वो एक तरह से उनको लकड़ी बजाते हुए आना पड़ता था। तो समाज के अंदर जो विविधीकरण है वो हमें दिखाई देता है। और इसमें इस आधार पर कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो स्वर्णकाल था, जैसे रोमिला थापर
जैसे इतिहासकार हैं या के.एम. मेटी जैसे आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्तकाल में श्रवण काल नहीं था, एक तरह से कोरा आदर्श था, क्योंकि गुप्तकाल में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन स्तर के अंदर विषमता थी। और मेटी ने इसको एक तरह से कहा कि स्वर्णयुग के लिए संपूर्ण समाज में जो बेहतर सुविधा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो कृषक और जो स्वामी वर्ग है उसमें आर्थिक संपन्नता और जो स्वतंत्रता है वो हमें नहीं मिलती है। तो इस आधार पर है वो आर.एस. शर्मा है, रोमिला थापर है और के मेटी जैसे इतिहासकार हैं उसके गुप्तकाल के स्वर्ण युग होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वो कहते हैं कि एक तरह से गुप्तकाल को हम स्वर्ण युग है वो नहीं कह सकते। लेकिन गुप्तकाल के स्वर्ण युग का ये तात्पर्य नहीं कि यहाँ एक तरह से है वो काफ़ी आर्थिक समृद्धि थी या सोना बरसता था, अपितु स्वर्णकाल से हमारा तात्पर्य ये है कि भारतीय इतिहास में हिंदू संस्कृति के जो विभिन्न पक्षों में जो विकास हुआ उतना विकास हमें अन्य कालों में भी दिखाई नहीं देता है। जैसे हम कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों के अंदर जो इतना विकास हुआ कि आगामी पीढ़ियों के लिए वो एक आदर्श बन गए, एक तरह से मानदंड बन गए। तो इस दृष्टि से है गुप्तकाल को है वो स्वर्णयुग है या विभिन्न जो क्षेत्र है उनका चरमोत्कर्ष काल है वो कहा जा सकता है। और जहाँ तक आर्थिक प्रगति का प्रश्न है, गुप्तकाल के अंदर है उसके जो पतन के चिन्ह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरह से जिस प्रकार हमें सिक्कों में मिलावट दिखाई देती है और एक तरह से गुप्तकाल के लोगों के शासकों के पास है वो जो भारी मात्रा में सोना था जिसका उपयोग है गुप्त जो साम्राज्य उसको उन्नत करने के लिए किया गया। तो आर्थिक पक्ष है वो उतना विकसित नहीं था जितना कि सभ्यता के जो अन्य पक्ष हैं वो उन्नत थे। लेकिन फिर भी क्या है कि एक तरह से जो आर्थिक विपन्नता है वो उत्तरगुप्त काल के अंदर विशेष रूप से स्कंदगुप्त के शासनकाल में दिखाई देती है, जबकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकास का काल था। उत्तरगुप्त काल के अंदर आर्थिक विपन्नता हमें दिखाई देती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर कुछ अपवादों को छोड़ करके है वो गुप्तकाल है वो स्वर्णयुग के जो पैरामीटर्स है, मानदंड है, उस पर खरी उतरती है। और अन्य युगों की हम तुलना करें तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्य युग की तुलना के अंदर गुप्तकाल के अंदर है वो जो सभ्यता संस्कृति के जो विभिन्न पक्षों में जो उन्नति हुई वो अन्य काल में हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम समग्र परिप्रेक्ष्य में गुप्तकाल की जो अन्य साम्राज्यों की यदि हम तुलनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन करें तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि गुप्तकाल है वो भारतीय इतिहास का है वो स्वर्णयुग है, वो कहना उचित प्रतीत होता है। गुप्तकाल को गोल्डन एज हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यदि हम अन्य साम्राज्यों की हम तुलना करें तो ऐसी स्थिति में उतना गुप्तकाल में जितना जो जीवन के विभिन्न पक्षों के अंदर जो उन्नति हुई उतनी उन्नति हमें अन्य काल के अंदर में दिखाई नहीं देती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल भारतीय इतिहास का है वो स्वर्णयुग है वो था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।